अस्सलामुअलैकुम। ड्रीम विजनरी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर लड़कियाँ ख्वाबों में रहती बसती हैं। मैं भी इन्हीं में से थी। जो मुझ पर बीती ऐसी कहानियाँ कम ही लिखी और बयान की जाती हैं, मगर कभी कभी समाज की बदनुमा नासिर को आईना दिखाना ही पड़ता है। अक्सर वालिदैन अपनी बच्चियों के फराइज से जल्द सुबकदोश होने की खातिर इनकी मंगनी या निकाह अवाइल उम्र में कर देते हैं। इनमें कुछ खुश नसीब वक्त पर अपने घरों की हो जाती हैं और कुछ मुझ ऐसी बदनसीब खुशियों का मुंह देखने को तरसती रह जाती हैं। जिन दिनों छठी जमात में पढ़ती थी, वालिद साहब ने अपने दूर के रिश्तेदार के साहबजादे गुल रुख से मेरा रिश्ता तय करके कुछ अरसे बाद इसके साथ मेरा निकाह कर दिया, जबकि रुखसती बाद में होना करार पाई क्योंकि लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था। निकाह से चंद दिन कबल गुलरुख हमारे घर आया। मैंने खिड़की से देखा। वो गोरा चिट्टा और बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी न थी, जबकि वो आला तालीम हासिल कर रहा था। माँ ने मुझे तलकीन की कि तुम भी तालीम की तरफ तवज्जो दो, ताकि तेरे ससुराल वाले ये न कहें कि हमारी बहू को तालीम का शऊर ही नहीं। लेकिन मैं पढ़ाई के बजाय दिन रात अपने होने वाले जीवन साथी के ख्यालों में खोई रहने लगी। सहेलियां और बहनें मुझे खुशकिस्मत समझती थीं कि मेरा रिश्ता इतने अच्छे लड़के के साथ हो गया था। ये रिश्ता 3 साल रहा। फिर किसी जालिम की ऐसी नज़र लगी कि गुलरुख को इसके कबीले के दुश्मनों ने गोलियां मारकर ख़त्म कर दिया। हमको किसी ने न बताया कि ये देरीने दुश्मनी का नतीजा था या वो दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया। इसकी याद में इसके माँ बाप ही नहीं, हम भी तड़पते रहे। और मैं बदनसीब कितना रही हूँ जो शादी से कबल बेवा हो गई थी। इस सानिये के बाद मैं जैसे जीना ही भूल गई थी। बहुत ज़्यादा गमज़दा रहने लगी। माँ से कह दिया कि अब कोई रिश्ता आए तो जवाब दे देना, अब मैं शादी नहीं करूँगी। इसके बाद कई रिश्ते और आए, मगर मैं खुद को शादी के लिए आमादा न कर पाई। बिला आखिर वालिद साहब ने एक रिश्ता मेरी छोटी बहन के लिए कबूल कर लिया और इसकी शादी धूमधाम से हो गई। हमारे घर के सामने ही वालिद साहब के भाई का घर था। इनके 3 बेटे थे। यूँ तो कम ही हमारे घर आते थे, लेकिन मेरी बहन की शादी के मौके पर काम काज में हाथ बटाने को पेश रहे। इनका मंझला लड़का, जिसका नाम पाशा था, वो ज़्यादा हमारे घर आता था। मेरे वालिद के साथ इसने तकरीब में बढ़ चढ़कर हाथ बटाया। यूँ मेरे वालिदैन की निगाहों में वो बहुत अच्छा बन गया। सरीना की रुखसती के बाद भी वो रोज़ आने लगा। अम्मी का ख्याल करता और इनके अक्सर काम कर दिया करता था। इस तरह वो हमारे घर का एक फर्द बन गया। पाशा मेरा भी ख्याल रखता था। मुझको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो दौड़कर बाजार से ला देता। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। अचानक मेरे दुपट्टे ने आग पकड़ ली। इत्तेफाक से वो आ गया। इसने जो देखा कि मेरी पुश्त पर आग है और मुझे एहसास भी नहीं, दौड़ कर आया और अपने हाथों से जलता हुआ दुपट्टा मसल कर आग बुझा दी। लेकिन इस कोशिश में इसके अपने हाथ जल गए। इस वाक़ये का मेरे दिल पर असर हुआ। तभी सोचा, हर वक्त बस अपने ही ख्याल में नहीं डूबे रहना चाहिए, बल्कि कभी किसी और के बारे में भी सोचना चाहिए। रफ्ता रफ्ता मेरी सोचों का धारा बदलने लगा और अब मैं उजालों के बारे में बातें करने लगी। जब मैंने इसके बारे में अपनी ज़ात से निकलकर सोचा, तो उसे भी एहसास हो गया कि मैं उसको चाहने लगी हूँ। अब हम वक्त की ओट में जब मौका मिलता बातें कर लेते। जिस रोज़ वो ना आता, मैं बेचैन हो जाती। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। वालिदा घर के एक हिस्से में काम कर रही होती तो हम किसी दूसरी तरफ जा बैठते और बातें करने लगते। माँ को पता भी न चलता कि मैं किधर हूँ। वो आवाज़ देती तो मैं दौड़कर इनके पास पहुँच जाती। इनको बिल्कुल शक न हुआ कि मैं पाशा को चाहने लगी हूँ। वो मुझे अभी तक दुखी और गमज़दा ही समझती थी, इसलिए शादी का जिक्र तक मेरे सामने न करती थी। मुबादा और दुखी होकर रोने लगूं। वालिदैन तो दिल से चाहते थे कि मेरे दिल की मुरझाई हुई कली खिले। वो अब मेरी शादी के फर्ज से सुबकदोश होना चाहते थे। मैंने मैट्रिक कर लिया था और अब PTCA का कोर्स कर रही थी। चाहती थी कि ट्रेनिंग मुकम्मल कर लूं तो वालिदैन पर यह बात खुले कि मैं शादी करना चाहती हूँ। और अब मैंने पिछला गम भुला दिया है। पाशा पर मुझे एतबार था क्योंकि वो अपनी तमाम बातें मुझे कह दिया करता था, लेकिन ये मेरी भूल थी क्योंकि इंसानी ज़ात बड़ी पेचीदा है।
हम समझते हैं कि हम किसको पूरी तरह समझ लेंगे, हालांकि हम बरसों के साथ के बावजूद किसी को थोड़ा सा भी समझ पाएं तो बड़ी बात है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। हम एक दूसरे के राजदार बन चुके थे, लेकिन असली राज उसने मुझे नहीं बताए। ये मुझे बाद में पता चला कि वो कई लड़कियों को बेवकूफ़ बना चुका था। मुस्कुराहट हर वक्त पाशा के होठों पर रहती थी। वो 21 बरस का लंबा तरंगा और खूबरू नौजवान था। ज़ाहिरी तौर पर महज़िब और बहुत शरीफ नफ्स दिखाई देता था, लेकिन इसके अंदर का इंसान ज़ाहिर के रूप से बहुत मुख्तलिफ था। एक दिन मैंने इसे कहा, रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को हमारे यहाँ भेजो, तो इसने माली मुश्किलात का बहाना बनाकर ये बात कुछ वक्त के लिए टाल दी, लेकिन मुझे यकीन दिलाया कि शादी में तुम्हारे सिवा किसी से न करूँगा। मुझे भी इत्मीनान और सुकून था कि घर की बात है, पाशा कौन सा मुझे धोखा देने वाला है। कुछ अरसे का इंतज़ार और सही। इस दौरान मेरे लिए एक और बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। वालिदा ने मेरी राय ली, मैंने साफ इनकार कर दिया। इस वक्त मैं एफए की तैयारी कर रही थी, जिसमें पाशा मदद देने के बहाने मुझसे और करीब आ गया था। वो देर तक मुझे पढ़ाता। जब वालिद ट्रक लेकर कई दिन दूसरे शहरों गए होते, छोटी बहन और अम्मी सो जाती थी, तो हम रात देर तक अकेले रह जाते थे। तन्हाई में बुराई जन्म लेती है, क्योंकि आग और कपास का कोई मेल नहीं। मैं मोहब्बत को इबादत समझती थी, लेकिन पाशा ऐसा नहीं समझता था। लिहाजा इसने तन्हाई से फ़ायदा उठाकर मुझको मेरे ही ख्वाबों के जाल से शिकार कर लिया। अब वो दिन रात यही बातें करता कि हम लोगों का एक छोटा सा घर होगा, इसमें प्यार की पहलवारी महकती होगी। मैं तो सुहाने ख्वाब देखती रही और वो मेरे करीब आते आते हद से गुजरता जाता था। एक दिन हम रात के 12 बजे साथ बैठे थे कि मेरी वालिदा जाग गई। वो दबे कदमों मेरे कमरे में पहुंची। शायद इन्हें कुछ शक हो गया था। पाशा को मेरे करीब पाकर दंग रह गई। गम और गुस्से से और तो कुछ न कर सकी। पहले अपने गालों पर तमाचे मारे, फिर रोने लगी। उन्होंने तो पाशा को करीबी अजीज होने के नाते अपना समझा था, एतबार किया था, मगर आज उनका हौसला टूट गया था। मैं रो रो कर अम्मी से माफ़ी मांगने लगी। पाशा ने भी इनके पैरों को हाथ लगाकर माफ़ी मांगने की इल्तिजा की और कहा कि वो मुझसे शादी करेगा। बेशक वालिदैन को जहाँ बेटियों के अच्छे रिश्तों का ख्याल होता है, वहीं इनकी इज्जत का भी पास होता है। इस वाक़े के बाद पाशा ने शर्मिंदगी की वजह से हमारे घर आना बहुत ही कम कर दिया। आता भी तो सिर्फ माँ को सलाम करके चला जाता और इनके सामने नज़र न उठाता। वालिदा ने इस वाक़े से पापा जान को लाइल्म रखा। वो जानती थी कि अगर शौहर को किसी बात की भनक पड़ गई तो पाशा के घर जाकर खून खराबा कर देंगे। ये पाशा वालों में कोई खराबी न थी, सिवाय इसके माली लिहाज से ज़रा कमज़ोर थे। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। जो मैं शादी पर इसरार करने लगी, पाशा नत नए बहाने तराशने लगा, यहाँ तक कि मैंने इसे नाराज़ होकर बोलना छोड़ दिया। मगर इस दुख से निढाल थी कि इसने हमारे यहाँ आना बिल्कुल तर्क कर दिया था। मजबूर होकर मैं खुद इसके घर गई। इत्तेफाक से वो अकेला था और चाय बना रहा था। मेरे लिए भी बनाई और कप में डालकर ले आया। हम दोनों चाय पीने लगे। इस तरह हमारी सुलह हो गई। मैंने एफए के पर्चे दिए। आखिर के पर्चे में मेरी तबीयत खराब हो गई। पर्चा जो तो दे दिया। हॉल से बाहर निकली तो चक्कर आया और मैं गिर गई। वालिदा मुझे करीबी डॉक्टर के पास ले गई। इत्तेफाक से डॉक्टर नमाज पढ़ने गया हुआ था। क्लिनिक में नर्स मौजूद थी। इसने दवा दी और मेरी हालत संभल गई। हम घर आ गए। इस दौरान पाशा की बहन की शादी होने लगी। वो शादी के कामों में मसरूफ़ हो गया, मगर मेरी परेशानी अब नाकाबिले बयान थी, जिसका पाशा को अंदाज़ा ही न था। चची ने मुझे बुला भेजा कि आओ कुछ काम करवा जाओ, लेकिन मैं ना गई तो पाशा खुद बुलाने आ गया। उस वक्त मैं अपने कमरे में अकेले बैठी थी, क्योंकि अम्मी भी पाशा के घर चच्चे के पास गई हुई थी। मुझे रोता पाकर वो परेशान हो गया और पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। जब मैंने इसे परेशानी की वजह से आगाह किया तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने मुझे तसल्ली दी कि फ़िक्र न करो, बहन की शादी है, जो ही फरागत मिलती है मैं अम्मी से अपनी और तुम्हारी शादी की बात करता हूँ। लेकिन ये झूठी तसल्ली थी। इस वाक़े के 2 रोज़ बाद खाला खालू भी शादी में शिरकत करने नज़दीकी गांव से आ गए। आते ही खालू ने मुझे खुशखबरी सुनाई। मैंने फ़िलहाल अपने गांव में तुम्हारी मुलाजमत करा दी है, जो अभी आर्जी है। तहम हमारे घर के नज़दीक ही लड़कियों का प्राइमरी स्कूल है, तुमको सहूलत रहेगी। ये बताकर उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया।
वो महकमा तालीम में मुलाजिम थे, लिहाजा इतनी जल्द मेरी बतौर टीचर मुलाजमत का बंदोबस्त हो गया। पाशा की बहन की शादी हो गई, इसे फरागत मिली और मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला। तो वालिदा ने कहा कि अब खाला के गांव नौकरी पर जाओगी। कैसे? कौन रोज़ तुमको छोड़ने और लाने जाएगा? पाशा ने कहा, ताई जी मैं जाऊंगा, मेरे पास मोटरसाइकिल है। गांव कौन सा दूर है, फिलहाल मुलाजमत ज्वाइन कर लेने दें, बाद में खालू जी किसी से कह सुनकर अपने शहर में तबादला करवा देंगे। वालिदा ने इजाज़त दे दी, क्योंकि मैंने बहुत मिन्नत की थी कि ज्वाइनिंग ना दी तो खालू दोबारा सिफारिश ना कर सकेंगे और मुझे सरकारी मुलाजमत भी फिर कभी ना मिल पाएगी। पाशा रोज़ मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने और ले जाता, क्योंकि वालिद साहब दूसरे शहर में होते और मेरा कोई भाई ना था। अब हम दोनों ही बहुत परेशान थे। हमारे मसले का वाहिद हल फौरी तौर पर शादी था, लेकिन फौरी शादी पर कोई राजी न थे कि बेटी की शादी का कर्जा चढ़ा था। बेटी की शादी का खर्चा कहाँ से लाते? फिलहाल 2 साल तक पाशा की शादी के हक में न थे। जब परेशानी का कोई हल समझ में न आया तो एक दिन स्कूल जाने के बजाय पाशा मुझे एक डॉक्टर के पास ले गया। इससे दरख्वास्त की कि मेरी बीवी परेशान है, हमारा एक बच्चा अभी छोटा है और ये मुलाजमत करती है, फिलहाल दूसरी जिम्मेदारी की मुतमैल नहीं हो सकती। लेडी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और बोली कि खुदा की जो मर्जी है पूरी होने दो, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है। अब मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। इस दिन जब हम छुट्टी के टाइम से पहले घर वापस आ गए तो माँ परेशान हो गई। जल्द आने की वजह पूछी। मैंने कहा कि आज जल्दी छुट्टी हो गई है, लेकिन माँ को शक हो गया क्योंकि परेशानी हमारे चेहरे पर लिखी हुई थी। माँ ने मुझसे तरह तरह के सवालात करना शुरू कर दिए। फिर आखिर मैंने इन्हें परेशानी से आगाह कर दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी और मुझे ले जाकर खाला के घर गई। खाला ने कहा कि इसको मेरे पास रहने दो, मैं अपने शौहर को संभाल लूँगी, लेकिन तुम अपने शौहर को संभालो और पाशा से कहो कि जल्द से जल्द शादी का बंदोबस्त करे। उन्होंने स्कूल में भी यही कह दिया कि मेरी भांजी शादीशुदा और पाशा इसका शौहर है। खालू बहुत नेक दिल और शरीफ आदमी थे। उन्होंने पर्दा रख लिया और पाशा को बुलाकर हुक्म दिया कि फ़ौरन अपने वालिदैन को शादी के लिए राज़ी करो। जब बाबा जान कारोबारी अमूर निपटाकर घर आए, मेरे बारे में पूछा। माँ ने बताया कि रोज़ रोज़ गांव आना जाना मुमकिन ना था। तुम्हारी बेटी सरकारी मुलाजमत छोड़ना नहीं चाहती, तभी इसके खालू तबादला करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हमारी बेटी इनकी घर रहेगी, वहाँ से स्कूल आना जाना आसान है, सिर्फ छुट्टी के दिनों में घर आया करेगी। एक दिन जब मुझे महसूस हुआ कि आज स्कूल जाना मुमकिन नहीं, तो मैं कंबल ओढ़कर लेट गई। खालू अपने दफ्तरी काम से लाहौर गए हुए थे। खाला ने पाशा को अपना मुलाजिम लड़का भिजवा कर बुलवा लिया। इसके आने तक मैं इस बदनसीब रूह को जन्म दे चुकी थी कि जिसको मैं समाज के खौफ से गोद में नहीं ले सकती थी। पाशा आया। खाला ने कहा, मलऊन तो अपने वालिदैन को तो राज़ी न कर सका, अब इसको ले जा और जहाँ मर्जी रख, किसी को दे दिया या खुद रख ले, हमारे दर पर दोबारा मत आना। जाने इस जालिम ने इस थैले का क्या किया जिसमें इसका अपना ही लख्त जिगर था। इस तरह मेरी ज़िंदगी में बाहर आने के बजाय पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। इसके बाद मुझे पाशा से और शायद इसे भी मुझसे नफ़रत हो गई। चंद दिनों बाद जब मैं अपने वालिदैन के घर गई तो इसने साफ कह दिया कि अब हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस वजह से मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता था वजह ही नहीं रही। तो फिर अब शादी का क्या जवाब रहा है? इसने ये भी न बताया कि इसने इस थैले का क्या किया, किसको दिया या कहीं फेंक दिया। अलबत्ता ये कहा कि वह मजबूर है। इसके वालिदैन इसकी शादी मुझसे करने पर किसी तौर राजी नहीं। इसकी माँ अपनी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती है। जब इसने ये अल्फाज कहे, दिल करता था कि इसके मुंह पर थप्पड़ मार दूं। बस इतना ही कह सकी कि फिर मुझको दोबारा अपनी सूरत न दिखाना। जब मालूम था तेरे माँ बाप राजी नहीं होंगे तो मुझको और मेरी माँ को यकीन क्यों दिलाया और हमसे झूठे वादे क्यों किए थे। इस दिन तो जी चाहता था कि ज़मीन शक हो जाए और मैं बदबख्त इसमें समा जाऊं। मेरी माँ को तो ऐसा सदमा लगा कि वो अपने खालिक हकीकी के पास चली गई। उनको मेरी बर्बादी को बहुत दुख था। गलती तो मेरी थी, सज़ा मेरी बेकसूर माँ को मिली थी। सो ऐसा सदमा मिला कि वो सह न सकी
اور جان سے گئیں۔ چند دن بعد خالو کا انتقال ہو گیا۔ خالہ اکیلے رہ گئیں۔ چھوٹی بہن کی والد صاحب نے شادی کر دی تو میں خالہ کے پاس چلی گئی کیونکہ وہاں ہی میری ملازمت کی ہو گئی تھی۔ والد نے چاہا میرا بھی گھر بس جائے، مگر مجھے شادی سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے استدعا کی کہ مجھے مجبور نہ کریں۔ وہ اپنی بہن کے پاس رہنے لگے جو مدت سے بیوہ تھی۔ میں آج بھی خالہ کے گھر رہتی ہوں، اسکول میں ملازمت کرتی ہوں اور خالہ کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھتی ہوں کیونکہ اس دنیا میں میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔